हेलो बच्चों। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका। देखो, हमने अभी पढ़ा कि भाई जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 19th सेंचुरी में। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था जिसके जो भी राजा, जो भी रूलर था जिस स्टेट में, उसने उसके कोई अपना डिपेंडेंट नहीं था। मीन्स उसका कोई मेल मेल उत्तर या फिर ऐसा कोई बेसिकली वाली वारिस नहीं था। यानी उसका कोई भी रूलर का कोई ऐसा डिपेंडेंट जो उसकी जगह राजा बन सके। ऐसे राज्यों को इन्होंने, अंग्रेजों ने अपने साथ मिलाने के लिए एक पॉलिसी बनाई जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। So doctrine state that if the ruler of any dependent state died without a legitimate male heir to the throne, then his state would directly be annexed or left to the British Empire. That is doctrine of lapse. जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करी गई, उस समय इन्होंने बहुत सारे प्रोविंसेस को अपने साथ मिला लिया। उसमें एक सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे 1848 में, 1849 में, 52 में और 54 में। बट बहुत सारे इंडियन स्टेट ने इनका विरोध भी किया। क्योंकि देखो, जब अंग्रेज अपने साथ मिला लेते थे तो उन स्टेट्स की, प्रोविंसेस की, उन राजाओं की सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी मतलब उनकी स्वतंत्रता, वो उसका हनन हो जाता था। रूलर अपने आप को बेसिकली गुलाम महसूस करने लग जाते, क्योंकि सारे कायदे कानून अंग्रेजों के चलते थे वहां पे। तो ये सब जब कन्फ्लिक्ट हुए तो एक इशू क्रिएट हुआ जो 1857 में क्रांति का रूप धारण कर लिया, जिसको बोलते हैं ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे ही धीरे धीरे अब एक और गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली ने क्या किया? लॉर्ड वेल्जली ने एक अलायंस स्टार्ट किया जिसका नाम था द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब था, ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड वेल्जली। इसने क्या किया? इसने एक मेथड अपनाया ब्रिटिश टेरिटरी को एक्सपेंड करने का। मेथड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। क्या बनाया इसने? किया 1798 से 1805, कोई नहीं, तारीख याद ना रहे तो कोई इश्यू नहीं है, बट मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ आपको। 1798 से 1805 में ये लॉर्ड वेल्जली जो था गवर्नर जनरल था। ठीक है। इसने क्या किया? इसने किया कि कोई भी इंडियन स्टेट, एनी इंडियन स्टेट, हमारी सेना यूज कर सकता है। ठीक है। मींस किसी भी इंडियन स्टेट को ये सिक्योरिटी देगा। ऐसा क्यों? देखो, इसकी कुछ को तो इसने लैप्स की पॉलिसी के थ्रू अपना लिया था, कुछ को क्या किया ना, अब इसको पता था कि ऐसे लैप्स करोगे तो विरोध हो रहा है।
तो इसने क्या किया, इसने सब्सिडरी अलायंस बोल दिया, बोला अभी ठीक है, ये तो फूट डालो राज करो की नीति तो अपनाता ही था, तो इसने क्या किया, बोला ठीक है हम ऐसा करते हैं, आपको सिक्योरिटी देंगे, बट उसके लिए एक शर्त है। उसके लिए शर्त क्या थी? उसके लिए शर्त ये थी कि हमारा एक रेजिडेंट आपके दरबार में रहेगा। ठीक है, रेजिडेंट मतलब कोई उनका ऑफिशियल। ठीक है, और वो जो ऑफिशियल्स है वो मतलब आप जो भी काम करोगे उसके थ्रू सारे काम होंगे ऑफिशियल्स के थ्रू। इसने यहाँ पे एक पाबंदी लगा दी, क्या पाबंदी लगा दी? इसने पाबंदी लगा दी कि भाई आप डायरेक्टली किसी के साथ में व्यापार नहीं कर सकते, सॉरी कोई बातचीत नहीं कर सकते डायरेक्टली। मतलब आपको बात करनी है तो इस रेजिडेंट के थ्रू बात करनी होगी। ठीक है, और कंपनी ने प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बट फॉरेन इन्वेजन और इंटरनल रेबलियन के उस पे हम आपको, क्योंकि उस समय राजाओं के साथ ना आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी, आपस में भी एक दूसरे का इशू क्रिएट होता था। जैसे एक राजा दूसरे राजा का जो टेरिटरी था उसको हथियाने की कोशिश करता था। तो इन्होंने बोला कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बट उसमें हमारा रेजिडेंट रहना चाहिए, और रेजिडेंट जो है सारे काम देखेगा। जिसने हाँ कर दिया उसको साथ में मिला लिया, और इस प्रकार ये इनके लिए हाईली बेनिफिशियल रहा। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। ठीक है, कैसे रहा, उसके कारण क्या क्या रहे? इसने क्या किया, इसने बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस को अपने साथ मिला लिया जिनके साथ ये अभी बिना लड़ाई के उनके साथ उनको उस टेरिटरी को अपने साथ मिला रहे थे। ठीक है, बिना किसी लड़ाई के। मतलब ये अभी बस एक था भाई हम आपकी रक्षा करेंगे और आप हमें बेसिकली टैक्स दे दो, रेवेन्यू हम इस पे लगा देंगे, आपकी सिक्योरिटी करेंगे, हमारे एक ऑफिशियल्स आपके साथ रहेगा, आप किसी के साथ भी डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टेट में क्या किया इन्होंने, एक प्रकार का जो कन्फ्लिक्शन हो रहा था उसको बंद करवा दिया और अपना टेरिटरी एक्सपेंशन कर लिया। जो ब्रिटिश रेजिडेंस था वो दिल्ली के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते थे वो सारे देखता था, सारे उसके थ्रू होके जाते थे। अभी क्या हुआ, अभी जो मेन जो राजा था उसका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा अधिकार नहीं रहा। सबसे पहला जो रूलर था जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था वो था द चीफ रूलर हु एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, निजाम ऑफ हैदराबाद। उसके बाद मैसूर के रूलर ने, उसके बाद नवाब ऑफ अवध ने, फिर जो पेशवा थे सिंध पेशवा, जो मराठा पेशवा थे वो। उसके बाद इंडियन एक एक करके, वंस एनी इंडियन स्टेट साइन द सब्सिडरी अलायंस इट लॉस्ट इट फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को देता था। और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो इससे निकल सके, एग्जिट का कोई वो प्लान नहीं था। अगर कोई चाहता भी एग्जिट करना तो उसके ऊपर मिलिट्री अटैक कर देते थे, अटैक। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा है, इफ यू वर ऑन द इंडियन रूलर एट दैट टाइम वुड यू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस और प्रोटेक्शन और रेजिस्ट इट, या उसका विरोध करते? अपनी चॉइस को प्लीज कमेंट में डालना। मतलब आप क्या सोचते, क्या सब्सिडरी अलायंस सही था जैसी वहां उस समय कंडीशन थी उसको, उसके हिसाब से? चलो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, भाई कैसे जन्नत एक प्रकार की हेल बन गई। देखो, डिवास्टिंग फेमाइन, अंग्रेजों के समय बहुत डिवास्टिंग फेमाइन्स आए। डिवास्टिंग फेमाइन्स का मतलब है अकाल बहुत पड़े, भूखमरी, सूखा, ठीक है, अकाल, बीमारी बहुत आई।
उस समय 1765 के दौरान लॉर्ड क्लाइव थे, उसने मुगल एम्परर आलम शाह के द्वारा दीवानी हासिल कर ली थी स्टार्टिंग में जब ये आए थे शुरू में। और इन्होंने बड़े-बड़े जो प्रोविंसेस थे, जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, जो अ, बहुत ही रिच प्रोविंसेस थे, उनसे इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था रिचेस्ट रीजन के अंदर, जिसको क्लाइव बोलता था कि ये तो पैराडाइस ऑफ अर्थ है। मतलब इतना धन होता था यहाँ पे, इसको इसलिए बोलता था पैराडाइस ऑफ अर्थ है। और दीवानी राइट्स से क्या होता, दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स का मतलब था कि पूरा जितना टैक्स कलेक्शन था, पूरा का पूरा अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के हाथ में आ गया था। तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रॉपर जो जो जैसे इनको टैक्स चाहिए था, जितना टैक्स चाहिए था, ऐसे टैक्स थोपते गए। और ये इनका मेन मकसद था, भाई आप जितना ज्यादा टैक्स ले सकते हो, जितना ज्यादा इनको लूट सकते हो, जितना ज्यादा इनको बेसिकली हाईएस्ट बीडर को दे सकते हो, उतना कर दो। क्योंकि इनके मिलिट्री एक्सपेंसेस ज्यादा थे, मिलिट्री को संभालने के लिए, उनके केयर के लिए, अच्छा सामान भी बाहर ले जाना होता था, लेबर के लिए इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा, जितना चाहे जितना इनको जरूरत थी उससे भी कहीं ज्यादा ये टैक्स रेवेन्यू वहां से कलेक्ट करते थे। तो इस प्रकार उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हुए। वो जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो क्या क्या होते हैं? भाई हाई रेवेन्यू अगर किसी से कलेक्ट करोगे, नेगेटिव इफेक्ट तो होने ही होने हैं। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब, अभी आप कोई चीज, मान लिया आपके पास में 2 क्विंटल चीज हो रही है, ठीक है, 2 केजी लगा लिया, 2 केजी में से वो 1.5 केजी वही ले जाते थे टैक्स के तौर पे, आपके पास क्या बचता? आधा केजी। आधा केजी में क्या आपका पालन पोषण होता? आपके बहुत सारे खर्चे होते? नहीं होते थे, कंप्लीट नहीं होते थे। तो इस इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतना हार्ड रेवेन्यू टैक्स लगाया कि लोगों को अपनी लैंड तक को बेचना, बेसिकली लैंड ऐसा हो गया था पहले, लोगों का अपना लैंड नहीं रहा था, सब सारी प्रॉपर्टी जमींदारों को, जागीरदारों को दे दी गई थी। ठीक है। और एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया था। अभी क्या था, खेती करने के लिए कोई साधन नहीं बचे उनको, अभी लोग भूखे मर रहे हैं। तो खेती में भी एक प्रकार का जो रेवेन्यू जो मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ऊपर से सूखा, अकाल ये पड़ने लगा। तो यानी कुल मिला के ड्यूरिंग 1770 से 1772 के बीच में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया, मतलब एक अकाल, ऐसा अकाल पड़ा, फेमाइन आया, भूखमरी हुई बंगाल के अंदर, कि वहां पे मतलब एक तो टैक्स का बोझ, ऊपर से भूखमरी ऐसी होगी कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो लगभग 10 मिलियन लोग मर गए थे। एस्टिमेट है कि 10 मिलियन, यानी 1/3 भाग, यानी पूरे राज्य का 1/3, 1/3 समझते हो ना, 1/3 भाग खत्म हो गया। ठीक है, ये 3 हिस्से खत्म हो गए थे, 1, 2, 3, 4 हिस्से, मान लिया 3 हिस्से बनाए मैंने उसमें से, तो उसमें से उसका तीसरा हिस्सा खत्म हो गया था। अब आप सोच सकते हो कितने लोग मरे, 10 मिलियन लोग। अब इतने लोग मरे, तो इंडिया इंडिया के अंदर इसका क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, इंग्लैंड में भी क्रिटिसिज्म हुआ। इंग्लैंड में भी कि बताया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अच्छे से वहां काम नहीं कर रही है, उसने तो लोगों को मार दिया, भूखमरी में मार दिया। तो इस प्रकार बहुत सारे सर्वल क्लैशेज और प्रोटेस्ट होने लगे। और यही जो प्रोटेस्ट थे, ये किस किस के बीच में होने लगे? पीजेंट और जमींदारों के साथ में। क्योंकि जमींदारों को टैक्स कलेक्टर थे, उनको टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार दिया हुआ था। और जो पीजेंट थे, जो किसान थे, जो छोटे किसान थे, उनके भी उनसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो वो उन अभी उनको मारने लगे। अब क्या करे, भूखा आदमी क्या करेगा? वैसे ही करेगा। तो अभी ऐसे हालात हो गए थे कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और ये टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। इनको
जितना सेना के खर्चे के लिए चाहिए था या फिर अपने जहाजों के लिए चाहिए था, वो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही थी। इस प्रकार एक और अनदर डेडली फेमाइन आया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय, जो 1876 से 1878 के बीच में आया। 1876 से 1878 के बीच में। इसमें भी लगभग 8 मिलियन इंडियंस ने अपनी जान दे दी। 8 मिलियन भूखमरी से मर गए इतने लोग। देखो, एक दो लोग मरते हैं, लोग देखते हैं हम कितने, 8 मिलियन लोग। 8 मिलियन मतलब 80 लाख लोग। वहां 100 लाख लोग मरे थे। अब देखो कितने लोग मर गए पूरे डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन, मद्रास का एरिया, बॉम्बे का एरिया, मैसूर का एरिया, हैदराबाद का एरिया, पूरे में ही मतलब ऐसा अकाल पड़ा, ना तो खाने के लिए कुछ, और ये टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। जो लोगों के पास बचा, लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने सब ले गए। ये सब चीज हो रही थी, इसके बावजूद एक वायसराय थे जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि नॉन इंटरफेरेंस। भाई, इतना सब कुछ हो रहा है, आप फिर नॉन इंटरफेरेंस। अभी आज आज हम देखते हैं सरकार में अगर कोई महंगाई बढ़ती है तो सरकार क्या करती है, टैक्स कम कर देती है कुछ चीज के ऊपर, या सरकार क्या करती है, कहीं से उस चीज का बाहर से खरीद के कम रेट पे उस चीज का वो जुगाड़ कर देती है। भाई हाँ ठीक है, ये कमी है तो इस स्टेट में इस कमी को पूरा कर दो। उसने क्या किया, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपना ली। हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे भाई, जैसे ही है हम, हमें तो टैक्स चाहिए बस। इनको कोई मतलब नहीं था उस चीज से। तो ये एक पॉलिसी अपना दी गई। तो इस प्रकार इंडिया के हालात, इंडियंस के जो हालात थे, इन लोगों के जो हालात थे, बिल्कुल खराब होते गए। ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लोग बीमारियों से मर रहे थे, लोग भूखमरी से मर रहे थे, और जो बचे थे वो काम कर करके मर रहे थे, क्योंकि उनको स्लेव के तौर पे यूज किया जा रहा था। और यही नहीं, लिटन ने क्या किया, देखो इतनी भुखमरी, इतना सब कुछ है, पैसा है नहीं इंडिया के पास में, और लिटन ने क्या किया, लिटन ने एक 1877 में लिटन ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, एक ऑर्गेनाइज कर दिया भाई, हम दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें पैसा बहुत लगना था। ठीक है, तो पैसा पहले ही नहीं है, उसके बाद में तुम पैसा ऐसे ही बहाए जा रहे हो। ये कॉस्टली अफेयर था, मतलब बहुत पैसा लगना था इस दरबार में। वैसे तो फेमाइन चल रहा था, वैसे तो भूखमरी चल रही थी, लेकिन फिर भी इसने 6800 ऑफिशियल्स को बुलाया, जिसमें महाराजाज थे, ऑफिशियल्स थे, सत्राप्स थे, मतलब जो ऑफिशियल्स थे ना सबको बुलाया इसने। उस पर खर्चा खर्चा बहुत किया गया। मतलब जो सैनिक वगैरह, जो सेनापति वगैरह, जो बड़े बड़े रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उन सबको इसने इकट्ठा करके लगभग 68,000 ऑफिशियल्स के लिए इन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। कितना पैसा वेस्ट किया होगा, लोग भूखे मर रहे, एक तरफ ये पार्टियां कर रहे हैं। और कुछ इंडियन ट्रेडर्स ऐसे भी थे जिन्होंने, मतलब जैसे आज के टाइम पे देखते हैं ना, कभी अगर महंगाई बढ़ती है तो कुछ लोग ना गोदाम में ना अपना माल इकट्ठा करके रख लेते हैं, बाद में जब महंगाई बढ़ती है तब बेचते हैं। तो कुछ ऐसे इंडियन ट्रेडर्स भी थे जिन्होंने मतलब स्टॉक के तौर पे, ग्रेन्स को स्टॉक के तौर पे रख लिया था। भाई, उनको होती कि प्राइस राइज होगा तब बेचेंगे, उससे और भी ज्यादा हालत खराब हो गए थे। ओके, तो लोगों के ऐसे हालात हो गए थे, लोगों की कैटल्स, लोगों की लैंड, लोग है ना छोड़ छोड़ के लैंड को छोड़, क्योंकि अभी खेती में कुछ बचा ही नहीं था। अब इस चित्र में देख पा रहे हो, देखो कैसे हालात हो गए, ये देखो, ये देखो कैसे हो गए हैं लोग, देखो हड्डियां निकल गई है। तो लोग ना एक अपनी जगह है, अपनी लैंड को छोड़ छोड़ के दूसरी जगह, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है वहां, सरकार टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। तो लगभग 12 से 20 मेजर फेमाइन आए अंग्रेजों के समय, लगभग 12 से 20, और देखो कितने लाख लोग, कितने लोग खत्म हो गए थे। हाँ, कुछ फेमाइन के समय रिलीफ कैंप जरूर लगाए गए थे, लेकिन वो रिलीफ कैंप ना ऊंट के मुंह में जीरे का काम करते थे, मिनिमम एक्सपेंडिचर ना के बराबर, बिल्कुल मिनिमम। एक उसमें बोला भी गया था, डॉक्ट्रिन दैट इन द टाइम ऑफ famine the poor are entitled to demand relief would probably lead to the doctrine that they are entitled to such relief at all time। भाई, माइंडसेट था कि क्या जरूरत है पुअर लोगों को रिलीफ देने की, कुछ नहीं, क्या वो उनको रिक्वायरमेंट है, नो नॉट रिक्वायर्ड। अंग्रेज ऐसा समझते थे, उनका कॉलोनियल माइंडसेट था,
उनको क्या जरूरत है? इसलिए वो नाम मात्र का बस कागजों में वो रिलीफ के तौर पे चला, वैसे कुछ हुआ नहीं। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग डिसीज से, जैसे कोलेरा, मलेरिया और बहुत सारे माल न्यूट्रिशन से, और बहुत सारे लोग जो था जो थे, वो कैंपों तक पहुंचते पहुंचते ही मर गए। ऐसे बुरे हालात हो गए थे ड्यूरिंग 19 सेंचुरी, 1877 में तो ऐसे बुरे हालात हो गए थे। अभी बात करते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, मतलब इंडिया की वेल्थ को कैसे ड्रेन किया गया। देखो, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कैसे ड्रेन किया गया था। यहाँ अंग्रेजों ने कॉलोनियल रूल के दौरान एक्सप्लोरेशन ही किया इंडिया का, मतलब बस लूट ही की इंडिया से। रिच प्रोस्पेरियस जो जैसे कोयला है, सोना है, ये सब है ना, निकाल निकाल के उत्खनन करके उसको एक्सप्लोर करके उसको अंग्रेज अपने देश लेके चले गए थे। हम हमारे लोगों से स्लेव बना के फ्री में एक्सप्लोरेशन, जैसे कोयला है, सोना है, उसको लूट के अपने देश लेके थे। ये ड्रेन था, एक प्रकार का ड्रेन ऑफ वेल्थ था। एक यूएस हिस्टोरियन हुए हैं और फिलोसोफर हुए हैं, विल डोरेंट। उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो ब्रिटेन में कैसे हुआ। स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से वेल्थ स्टोल करके, चुरा करके रिवॉल्यूशन हुआ। नहीं तो ब्रिटिश में, ब्रिटिश जो ब्रिटेन है उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होता, वहां कंपनियां स्थापित नहीं होती अगर इंडिया से ये माल नहीं चुराते तो। सीधा सीधा बोला गया है। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में तो इकोनॉमी का ऐसा ड्रेन किया गया, ऐसा ड्रेन किया गया कि मतलब बिल्कुल खाली कर दिया गया, क्योंकि मैंने बताया ना, 1757 का पॉइंट जो था, जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी जो वॉर था 1757 में सिराजुद्दौला के साथ में, उसके बाद तो इन्होंने बंगाल के ऊपर अपना अधिकार ही कर लिया था। और बंगाल के ऊपर अधिकार करने के बाद इन्होंने रेवेन्यू टैक्स उधर लगाना स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 अपनी टेरिटरी बढ़ाते बढ़ाते, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कभी आपका जो ये ये वाला जो सब्सिडरी अलायंस, मतलब धीरे धीरे करके इन्होंने अपना पूरा टेरिटरी इंडिया के अंदर स्थापित कर दिया था। तो आप समझ पा रहे हो, समझ गए होगे कैसे ड्रेन किया इन्होंने इंडिया को, कैसे पूरा वेल्थ इंडिया के पास से इन्होंने ड्रेन कर दिया। ठीक है। हमारे बहुत सारे जो ये हुए हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी ने तो 1901 में ये कहा था, अपनी बुक है जो उनकी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये एक नेशनल लीडर थे, उन्होंने बोला कि जो लगभग 5% इंडिया की इकोनॉमी ना, लगभग 5%, अकॉर्डिंग टू हिम 5% ऑफ इंडियन नेशनल इनकम वाज बीइंग ड्रेन टू ब्रिटेन एनुअली। मतलब लगभग 5% एनुअली, यानी हर साल 5% जो इंडियन वेल्थ थी वो ड्रेन हो रही थी। और ऐसे हालात हो गए थे इंडिया के पॉवर्टी में और फेमाइन्स में, तो मिलियंस ऑफ इंडियंस को खा गई थी, मतलब खत्म हो गए थे। ठीक है। ऐसे एक और हिस्टोरियन रहे हमारे, रमेश चंद्र दत्त, आर एस दत्त भी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें लिखा है कि बाय लेट ऑफ 19th सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ इंडियन एनुअल रेवेन्यू वाज बीइंग ड्रेन टू ब्रिटेन। वन थर्ड। कब? भाई बाय लेट 19th सेंचुरी, मतलब 1890 के आसपास में लगभग वन थर्ड खाली कर दिया था इन्होंने, बचा ही नहीं था कुछ। और जितना ये धन लूट के लेके जाते थे सारा अपने इंडस्ट्री में यूज करते थे, इसलिए इनकी इंडस्ट्री स्ट्रोंग रही हमसे। बेसिकली वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया। हमारे हम हमें तो लूट लिया था, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं था। हम तो 1947 में जब आज़ाद हुए उसके बाद में चीज़ें हुई हैं, सुधार हुए हैं। हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, हमारी सरकारों ने बहुत सारे काम किए, तब जाके हमारा सुधार हुआ। नहीं तो हम देखा होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
उस समय भी एक एक समय की रोटी खाने के लिए बोला गया था। तो दिक्कत तो तब भी थी, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी पॉलिसीज लगाई गई, तब जाके चेंजेस हुए। अभी पढ़ेंगे चेंजिंग लैंडस्केप लैंडस्केप। भाई क्या क्या चेंजेस हुए लैंडस्केप में, मतलब भाई क्या क्या बदलाव, क्या क्या हुआ। अभी सिंपल सी बात है, वो ट्रेड करने आए थे, वो पॉलिटिकल पावर बन गए थे। भाई वो तो ट्रेड करने आए थे, बट हमें पता चला कि बाद में तो वो पॉलिटिकल पावर बन गए थे। वो तो राज करना स्टार्ट कर दिया था। अभी तो ट्रेड नहीं बचा था, अब तो सब कुछ करने लगे थे वो। कब वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना स्टार्ट कर दिया, कब उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाना स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 ये चीज, ये एक प्रकार से वो सुपीरियर बन गए थे हमारे यहाँ पे। मतलब टॉप में अभी और कोई यूरोपियन कंट्री नहीं था, और कोई यूरोपियन कंपनी नहीं थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। और 1857 की क्रांति के बाद तो 1858 के अंदर तो डायरेक्ट रूल आ गया था रानी का। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ का डायरेक्ट, मतलब अभी क्राउन, इसको बोलते हैं क्राउन रूल। डायरेक्ट क्राउन रूल आ गया था। क्राउन मतलब महारानी एलिजाबेथ का डायरेक्ट रूल आ गया था 1858 में। तो उससे पहले तो ओनली जो चार्टर एक्ट थे यानी कंपनी के एक्ट थे वो चलते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लग गए थे। मतलब अभी डायरेक्ट क्राउन का रूल। बट कुछ चेंजेस भी हुए, और चेंजेस जैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, लॉ में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, बट मेनली टू स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल। इन्होंने चेंजेस किए। अभी देखो इकोनॉमी में चेंजेस किए, एजुकेशन में बट इन्होंने सब काम किए सिर्फ अपने कंट्रोल के लिए। भाई लोगों को पढ़ाया लिखा, कुछ जगह इन्होंने इंग्लिश को प्रचार किया। वो सिर्फ इतना कि भाई लोग हमारे काम आ सकें, लोग अनपढ़ ना रहे, लोग हमारे काम आ सकें। सिर्फ इसलिए किया गया इन्होंने। और और क्या चेंजेस हुए, देखो, जो इंडियन जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी वो सब खत्म कर दी। खत्म क्यों कर दी? यहाँ से कच्चा माल बाहर चला जाता था, वहां से बना के लेके आते तो उसको एक प्रकार से अपने अपने रेट पे बेचते थे। लेकिन यहाँ की कंपनियों के ऊपर हैवी टैक्स लगाते थे, जिससे यहाँ का सामान महंगा हो जाता था, वहां का सामान सस्ता हो जाता था। लोग क्या खरीदेंगे? सस्ता सामान खरीदेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे करते करते जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होती चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल फाइन गुड्स लाइक डेलिकेटेड muslin from Dhaka, and brightly printed calico, and chintz from Calicut, and luxurious silk from बंगाल एंड बनारसी, बनारसी साड़ी जो हम देखते हैं आजकल, सॉफ्ट कश्मीरी सोल, ये सब धीरे धीरे खत्म कर दी गई। ये इंडिया की फेमस वर्ल्ड वाइड टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये सब खत्म कर दी। अर्ली जो 18 सेंचुरी थी उसमें बड़ी डिमांड थी यूरोप के अंदर, हमारे जो टेक्सटाइल, हमारे जो कपड़े की बड़ी डिमांड थी। बट जब ये आए, इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो कंपनियों से बना माल हमारे इंडिया में थोक के भाव में बेच दिया, जिससे हमारे माल की जो डिमांड थी वो खत्म हो गई। ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में तो कंडीशन और भी खराब होती चलेगी। देखो ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। अब बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे थे हम, मैंने बताया ना, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो ये इनका पूरा अधिकार हो गया रेवेन्यू के ऊपर। ये इनका पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब अपने प्रोडक्ट को चीपर और फिक्स रेट पे बेचने लगी। और जो इंडिजिनियस कंपनियां थी उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ऑलमोस्ट जो था इनके प्रोडक्ट, इंडियन मर्चेंट को बोला गया भाई हमारे प्रोडक्ट बेचने हैं, किसी और प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं। तो धीरे धीरे कर करके जो इंडियन इंडिजीनियस जो हमारी लोकल जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई। ठीक है। हमारा हैंडलूम का व्यापार था, सब बंद हो गया। ठीक है। हमारा कॉटन कॉटन मिल थी, वो बंद हो गई। ठीक है। और कॉटन मिल हमारे यहाँ ना कपड़ा बहुत अच्छा बनता था। और फिर उसके बाद नील की खेती करने लगे थे। ठीक है। हमारे यहाँ नील बड़ा अच्छा मिलता था, लेकिन इन्होंने क्या किया,
हम नील से एक अच्छा टेक्सटाइल तैयार करते, टेक्सटाइल के ऊपर बड़ी चित्रकारी करते थे, बट इन्होंने वो खत्म कर दिया। ये अपने वहां जाके इन्होंने कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कलर्स तैयार कर दिए, ठीक है, जिससे हमारे वाला जो नील था वो खत्म हो गया। तो इस प्रकार कर करके धीरे धीरे इन्होंने हमारे सारे इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। और विलियम बेंटिंक एक गवर्नर रहे हैं, उसने उसने तो कहा कि द बोन ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब उसने पूरा मतलब सब खत्म कर दिया उसने। इंडिया के कॉटन कॉटन की क्वालिटी घटा दी, पूरा खत्म कर दिया उसने। तो ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने अपना प्रॉपर तरीके से हमें अपना आदि बना लिया। उनका सामान ही बिकेगा, हमारा सामान नहीं बिकेगा, हमारा लोकल सामान सब खत्म हो जाएगा। और जो प्रॉफिट था उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेना है, और कैसे लेबरर को वेजेस देना है, कम वेजेस में उनसे कैसे काम कराना है, ये सब चीज़ें इन्होंने स्टार्ट कर दी। हाँ, हाई स्किल्स और क्राफ्ट्समैन को इंडियन वर्कर्स आर रूइंड अंडर द सिस्टम कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोरेशन। जिसके पास हाई स्किल थी उनको भी इन्होंने एक प्रकार से, मतलब हमारे जो अंग्रेज थे ना, चाहे वो कितने अनपढ़ थे और हमारे कितने पढ़े लिखे थे, उनको हम उनके नीचे ही रखा, हमेशा ऊपर नहीं बढ़ने दिया, उनको कभी ऑफिसर्स नहीं बनने दिया, उनको हमेशा मतलब एज ए लेबर के तौर पे ही रखा। बहुत सारे जो अभी देखो मैंने बताया ना कि काश्तकार यानी जो आर्टिस्ट थे हमारे, बहुत सारे जो वेवर्स थे, जो काश्तकार थे, जो घड़े बनाते थे या कुछ ऐसा जो हाथ की दस्तकारी का काम करते थे, उन वो सब जॉबलेस हो गए। और उस सारे के सारे क्या करने लगे, अब खेती करने लगे। अब खेती में कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे फेमाइन्स आ रहे थे, बहुत सारे उस समय मतलब अकाल पड़ रहे थे, और वहां पे टैक्स रेवेन्यू ज्यादा था, तो बेचारे फिर वो भूखमरी से वो सब चीजें खत्म होती चली गई। चलिए, बाकी का आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।